संसार की रचना पंच महाभूतों से हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिसमें जल का विशेष महत्व है। आज आर्थिक क्रियाकलापों के तहत हमें सिखाया जाता है रोटी, कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन आज यह चिंता का विषय है कि रोटी, कपड़ा, मकान के साथ जल को हमने मूलभूत आवश्यकता नहीं माना। हमें जल को मूलभूत आवश्यकता के रूप में घोषित कर इसे विशेष महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। जल ही जीवन है, यह हम सब ने सुना है। बिना जल के इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। यूं तो इस संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है, पर क्या आप जानते हैं कि पानी की समस्या से जूझ रहे टॉप 20 शहरों में भारत के भी कुल 5 शहर शामिल हैं, जिनमें दिल्ली दूसरे नंबर पर है। वैसे तो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में फरवरी माह से लेकर जून तक जल की विकराल समस्या बनी रहती है। हर गली मोहल्ले में टैंकर की मदद से पानी पहुंचाया जाता है, जिसके कारण पानी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं और कहीं कहीं तो लोगों को टैंकर की सुविधा भी नहीं मिल पाती है। जैसे कि हम देखते हैं, हमारी पृथ्वी पर कुल पानी का केवल 3% जल ही स्वच्छ जल के रूप में है, जबकि 97% जल जो है वो समुद्री खारा पानी है। अब हमारे सामने जो 3% पानी है उसी का उपयोग करना है, जिसमें से भी मात्र आधा प्रतिशत पानी हमारे नदी, तालाब, भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है। उसी पानी से हमें हमारे पृथ्वी पर समस्त कार्य करना है और हमें अपना जीवन चलाना है। अतः उसके संरक्षण की आवश्यकता है। इसे ही यदि हम संरक्षित कर लें तो हमारे जल का संरक्षण हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ गली मोहल्ले ही नहीं, बल्कि पानी के पीछे तो गांव, शहरों और राज्यों के बीच भी तनाव की स्थिति बढ़ जाती है। लेकिन जब पानी पर्याप्त है तो फिर पानी की कमी क्यों है? केंद्रीय जल आयोग की माने तो भारत को 1 वर्ष में पर्याप्त जल की प्राप्ति होती है। साथ ही भारत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खराब होने से साफ पानी भी दूषित हो जाता है, जो कि जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। जल के दुरुपयोग होने के साथ ही भूमिगत जल स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है। आपको बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में भूमिगत जल स्तर प्रतिवर्ष 3 मीटर नीचे गिर रहा है, जबकि शुष्क प्रदेशों में यह दर 4 से 5 मीटर तथा कुछ विशिष्ट प्रदेशों में इसके गिरने की दर बहुत अधिक है, जिनमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि प्रमुख हैं। हमारे शहरी क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं के द्वारा स्वच्छ पेयजल घरों तक पहुंचाया जाता है। उसी स्वच्छ पेयजल को हम पीने में उपयोग करने के साथ साथ टॉयलेट में भी उपयोग में लाते हैं। हमारे देश में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वच्छ जल से वंचित है, जिसके कारण वह कई बीमारियों से ग्रस्त है। दूसरी ओर इस स्वच्छ जल को हम टॉयलेट में उपयोग करके इसे बर्बाद कर रहे हैं। अतः हमारे जल के उपयोग करने में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमारे देश में उपयोग हो रहे जल का वर्गीकरण नहीं किया गया है, जिसके कारण नगरों में स्थानीय संस्थाओं द्वारा पहुंचाया जा रहा साफ पानी का उपयोग न केवल खाना बनाने और पीने, बल्कि बर्तन धोने, नहाने, कपड़े धोने, फ्लश एवं टॉयलेट साफ करने, कार व बाइक धोने, पौधों को पानी देने, फर्श धोने, निर्माण कार्य आदि में भी किया जा रहा है। शहरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जल की कुल मांग 100 से 120 लीटर है, जिसमें फ्लश में 40 से 50 लीटर, नहाने व कपड़े धोने में 40 से 50 लीटर एवं किचन में 10 से 12 लीटर जल का उपयोग प्रतिदिन प्रति व्यक्ति करता है। देश को जल संकट से बचाने
और जल संरक्षण के लिए शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों में आज कई अन्य नए तरीकों को अपनाने की भी आवश्यकता है। रसोई घर में 2 वॉश बेसिन का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें एक साबुन से बर्तन धोने और दूसरा बिना साबुन के बर्तन धोने व फल सब्जी आदि धोने के लिए उपयोग की जानी चाहिए। साबुन वाले पानी को टॉयलेट में प्रयुक्त कर सकते हैं, जबकि फ्रेश पानी से धुले बर्तन, सब्जी, फल आदि के पानी का उपयोग पौधों में तथा कार धोने में किया जा सकता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, शेविंग, ब्रश करने आदि कार्यों में लगभग 50 से 65 लीटर पानी का उपयोग करता है और फ्लश में लगभग 40 से 50 लीटर पानी का उपयोग करता है। विभिन्न कार्यों में उपयोग किए गए पानी को एक टैंक में संग्रहित कर उसे फिल्टर के माध्यम से रिसाइकल किया जाए। इस रिसाइकल जल को पुनः अलग पंप द्वारा मल्टी पर रिसाइकल टैंक में चढ़ाया जाए। यह रिसाइकल टैंक केवल टॉयलेट में फ्लश से जुड़े होने चाहिए। वॉश बेसिन फ्लश के ऊपर होने के कारण वॉश बेसिन से निकलने वाले पानी का भी सीधा उपयोग फ्लश में किया जा सकता है। यदि प्रत्येक घर या प्रति कॉलोनी में नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने से निकले पानी का स्टोर कर उसका इसी तरह पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग किया जाए तो शहरों में एक और जल संरक्षण कर सकेंगे, वहीं दूसरी ओर नदियों को भी प्रदूषण से बचा सकेंगे। आजकल उपयोग होने वाली वेस्टर्न टॉयलेट सीट में एक बार फ्लश चलाने पर लगभग 8 से 10 लीटर पानी लगता है, जबकि इंडियन टॉयलेट सीट में मात्र 2 से 3 लीटर पानी ही लगता है। अतः इंडियन टॉयलेट सीट की तकनीक में कुछ परिवर्तन कर इसका अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। प्रशासन के सहयोग से शहरी घरों में व्यक्तिगत ट्यूबवेल का रिचार्ज, हैंडपंप रिचार्ज सिस्टम स्थापित कर भूमिगत जल भरण अनिवार्य करना चाहिए। घरों की छत के जल का वाटर हार्वेस्टिंग कर छेद वाले ड्रम से उसे भूमिगत करना चाहिए। देश में बनने वाले प्रत्येक घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस हेतु लोन, सब्सिडी व्यवस्था और प्रोत्साहन को इससे जोड़ना चाहिए। फिल्म, धारावाहिक, यूट्यूब चैनल, अखबार, स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम के माध्यम से आमजन को परिचित कराना और इसे सतत रखना ताकि जल संरक्षण जन आंदोलन बन जाए। भूमिगत जल संचय बढ़ाने एवं सतही जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना तथा नवनिर्माण भवन, सड़क, रेल, मेट्रो आदि के दौरान आने वाले वृक्षों के स्थान पर 3 गुना वृक्ष लगाना अनिवार्य करना चाहिए। इन विधियों द्वारा जल संरक्षण एवं जल के पुनः उपयोग करने से कई लाभ हो सकते हैं। नगर निगम सहित स्थानीय संस्थाओं के द्वारा प्रतिवर्ष हो रहा जल खर्च लगभग 40 से 50% कम होगा। जल संसाधन की खपत में लगभग 50% कमी आएगी। नदी नालों में प्रदूषित जल की मात्रा भी कम करने में सफलता मिलेगी। जल प्रदूषण अधिनियम और नमामि गंगे योजना के तहत शहरों में प्रदूषित जल को रिसाइकल कर नदी में मिलाने का खर्च भी 45% कम हो सकेगा। साथ ही सतही जल संरक्षण एवं गिरते भूमिगत जल स्तर को रोकने में भी सहायता मिलेगी। जल को सभी लोगों को पहुंचाने में आसानी होगी एवं जल वितरण के खर्च में भी 50% कमी होगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियमित जल का अधिकार को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकेगा। अतः मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि बताई गई इन विधियों को आप उपयोग में लाएं और हम सब लोग मिलकर एक जन आंदोलन के तहत जल संरक्षण का प्रयास करें। नमस्ते, जय हिंद।